हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल पेट के लिए प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट नंबर आप सबका ये कौन सा 13 है। ठीक है, तो इससे पहले 12 प्रैक्टिस सेट करवाया जा चुका है। ठीक है, तो आप सब प्ले लिस्ट में जाकर सब वीडियो को ज़रूर देखें और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी आप सब करना ना भूलें। तो चलते हैं सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है कि जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था। तो जहांगीर ने किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के लिए अधिकृत किए, तो कौन सा कंपनी था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आप कह सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी ऑप्शन बन जाएगा। ठीक है, और कब इजाज़त दिए थे? 1613 में आप कह सकते हैं। ठीक है, अब 1613 में जहांगीर के आदेश पर अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में लगाया था। ठीक है, फिर 1613 के बाद फिर अंग्रेज़ 1615 की बात है कि 1615 में टॉमस मुनरो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है, और कंपनी के संदर्भ में आता ताकि वो कंपनी और भी जगह अपना फैक्ट्री स्थापित कर लें। तो सूरत में तो स्थापित कर लिया था, तो अंग्रेज चाहते थे कि और जगह जो भी और सारे जगह है ना, वहाँ भी इसका कंपनी फैक्ट्री स्थापित हो। इसके लिए 1615 में टॉमस मुनरो को अंग्रेज़ों ने किसके दरबार में भेजा? जहांगीर के दरबार में इजाज़त लेने के लिए। ठीक है, और टॉमस मुनरो को कौन भेजा था? इंग्लैंड के सम्राट थे जेम्स प्रथम। अगर आपसे पूछा जाए तो कौन भेजा था? जेम्स प्रथम ने भेजा था। ठीक है, ये इजाज़त लेने के लिए भेजा था कि कंपनी और जगह भी स्थापित कर लें। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो जब पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण जब किया था तो कन्नौज पर किसका शासन था? गहलवाल वंश का। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। अगर हम बात करें जयचंद का, ठीक है, तो जयचंद का समय कब से कब तक था? 1170 से लेकर 94 तक, 1194 इसका शासन था। गहलवाल वंश का एक अंतिम शासक था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जयचंद्र की एक पुत्री थी, कौन थी? संयोगिता। ध्यान देना, जयचंद की पुत्री थी संयोगिता। इसी का अपहरण करके पृथ्वीराज तृतीय कौन अपहरण किया था? पृथ्वीराज तृतीय ने अपहरण किया था। ठीक है, किसकी पुत्री? जयचंद की पुत्री संयोगिता का। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, गुप्त स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो जो गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं चलती थी उसको क्या कहा जाता था? दिनार कहा जाता था। ठीक है, और गुप्त शासकों को आप जानते हैं मुद्रा के दृष्टि से बहुत सारे सोने का मुद्रा हो गया, चांदी का सिक्का, ये सब चलाते थे। ठीक है, और इसी के कारण इसको स्वर्ण युग कहा जाता था, गुप्त शासकों के युग को। और जो सोना का सिक्का चलाता था उसको बोला जाता दिनार, और जो चांदी का सिक्का चला जाता था उसको बोला जाता था रूपक। ठीक है, चांदी के सिक्के को रूपक और सोने के सिक्के को दिनार। किसके समय में? गुप्त काल। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जैन धर्म में संलेखना से क्या तात्पर्य है? संलेखना का मतलब होता है कि उपवास द्वारा प्राण त्याग देना। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है। संलेखना का मतलब क्या होता है? उपवास के माध्यम से प्राण त्यागे। अब इसके माध्यम से कौन ऐसे शासक थे जिन्होंने प्राण त्यागा? ठीक है, आपको बता दें कि चंद्रगुप्त अपने अंतिम समय में जैन धर्म को अपनाया था। तो जैन धर्म चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें, ठीक है, ये अंतिम समय में किस धर्म को अपनाते हैं? जैन धर्म को। और इसी के समय मगध पर 12 वर्षों का अकाल पड़ा था चंद्रगुप्त के समय में। ठीक है, और अकाल की स्थिति से निपटने में असफल हो गए थे और अपने सिंहासन पर अपने पुत्र को बैठा दिया। फिर भद्रबाहु के साथ इन्होंने सरनवर बेलगोला में चले गए। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। ठीक है, और वहाँ पर तपस्या करने चले गए। फिर क्या हुआ?
इसी स्थान पर इन्होंने संलेखना विधि से अपना प्राण त्यागे थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि चंद्रगुप्त किस हिसाब से अपना प्राण त्यागे थे, तो उपवास द्वारा प्राण त्यागना। तो उपवास द्वारा प्राण कौन त्यागे थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, कहाँ पर? श्रवणबेल गोला में। कहाँ पर? कर्नाटक में। ठीक है, तो इतना आप सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसको बोला जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक भी यही बने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कोट वाला है। ठीक है, कह रहा कि 1833 के चार्टर एक्ट के कुछ प्रावधान थे, नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो 1833 का चार्टर एक्ट आप सबको याद होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया है कि इसने कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। बिल्कुल बात सही है। इसने गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किया, ये भी बात सही है। इसने प्रेसिडेंसियों की कानून बनाने के अधिकार को वापस ले लिया, ये भी बात सही है। जो प्रेसिडेंसी अलग से कानून बनाते थे ना, उसको अलग मतलब वापस ले लिए थे। इसने फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल का नाम बदल कर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी बात सही। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि गवर्नर जनरल का नाम बदल कर कब भारत का गवर्नर जनरल किया गया? 1833 एक्ट के तहत। तो इसमें देखिए सब सही है, तो ऑल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कहाँ पर लिखा है ऑल करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर है? डी में है ऑल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो आप जानते हैं कि कांग्रेस की तरफ से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? महात्मा गांधी जी गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा? ए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 में। ठीक है, 7 सितंबर 1931 में हुआ था। और गांधी जी किस जहाज से गए थे? यस राजपुताना जहाज से गए थे। ठीक है, और कब पहुंचे थे? 12 सितंबर को पहुंचे थे, इंग्लैंड पहुंचे थे। और इनके साथ साथ कौन थे? मदन मोहन मालवीय राष्ट्रवादी दल के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ठीक है, और सरोजिनी नायडू, मीराबेन, एनी बेसेंट, ये भारतीय महिलाओं का इसमें प्रतिनिधित्व कर रहे थे। इनके साथ और कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे, आगा खान थे, घनश्याम दास बिड़ला थे, देवदास गांधी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। तो डॉक्टर अंबेडकर तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, और महादेव देसाई थे, ये भी लोग सब शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 8 क्या है? अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह है। आप सबको दोस्तों बता दें कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और सब पढ़ लीजिए, 5 नंबर का जो आप में आएगा, एक भी क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, सब वहाँ पर डिटेल में हैंड नोट्स वो वीडियो आप सबको मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सी। अब जानते चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो किसके समय में बंगाल का विभाजन हुआ था? करजन के समय में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब? आपको बता दें कि 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, और 12 दिसंबर 1911 को, फिर 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द किया और राजधानी को कोलकाता से कहाँ बना दिया? दिल्ली बना दिया। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा कि 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो 1857 की क्रांति के समय आपको बताना है। तो लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसको बनाया था? इलाहाबाद को बनाया था। ठीक है, और इलाहाबाद में विद्रोह कब हुआ था? जून 1857 में। ठीक है,
1857 में इलाहाबाद में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। और यहाँ के नेतृत्वकर्ता कौन थे, मौलवी लियाकत अली, ठीक है। और यहाँ का दमनकर्ता कौन थे, तो दमनकर्ता था कर्नल नील। ये जो कर्नल नील था ना दमनकर्ता था, और मौलवी लियाकत अली यहाँ के जो क्रांति हो रही थी उसका नेतृत्व करते थे, ठीक है। और कब शुरू हुआ था, जून 1857 में इलाहाबाद में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी मिलान करने वाला है, ठीक है। तो देखिए कह रहा कि एक तरफ दिया महासागरीय गर्त, एक तरफ दिया उसका स्थान। ये आप सबको याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पूछता है। एक मिनट। तो देखिए इसमें देखिए कुछ आप सबको याद होगा, ठीक है, जैसे सुंडा गर्त ये सब याद होगा, सैंडविच गर्त और कर्माडिक गर्त और ल्यूसियन गर्त। तो गर्त जैसे इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण गर्त है, कौन सा, मेरियाना गर्त। इसमें नहीं है बट पूछा जाता है। सबसे पहले इसको बता देते हैं, उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट गर्त है, ठीक है, ट्रेंच जिसको बोलते हैं, वो आपको बताएंगे। तो कह रहा कि एल्यूसियन गर्त है, तो एल्यूसियन गर्त किस महासागर में, उत्तर प्रशांत महासागर में है, तो ये किस पर जाएगा, 2 पर। और कर्माडिक गर्त ये कहाँ पर है, दक्षिण प्रशांत महासागर में, ठीक है। और सुंडा गर्त ये तो आप जानते हैं, ये हिंद महासागर में है, ठीक है। और ये सैंडविच गर्त एक ही छोटा है, एक कहाँ है, अटलांटिक महासागर में। इसका शेप कैसा है, यस की तरह है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4। तो 2 3 1 4 कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। आप सबको कुछ गर्त बता दें, जैसे पहले आपको बता दें प्रशांत महासागर, इसमें कौन कौन सा गर्त है। तो सबसे जो गहरा गर्त है ना सभी महासागरों का, मेरियाना गर्त है, ये कहाँ पर है, प्रशांत महासागर में, ठीक है। और कर्माडिक गर्त ये भी है प्रशांत महासागर में। चिली गर्त ये भी प्रशांत महासागर में। एक है रेक्यू गर्त है, ये भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में। एक बुरुक गर्त है, एक बुरुक गर्त ये भी कहाँ है, प्रशांत महासागर में। और अभी आप सबको बता दें एल्यूसियन गर्त कहाँ है, ये भी है प्रशांत महासागर में, ठीक है। और कौन कौन से गर्त हैं, ये तो प्रशांत महासागर के सब गर्त हो गए, ठीक है। अटलांटिक महासागर में कौन कौन सा गर्त है, तो यहाँ पर रोमास गर्त है, रोमास गर्त पूछे तो कहाँ बताएंगे, अटलांटिक महासागर में। एक नरेश गर्त है, तो नरेश तो हिंदी भाषा वाला शब्द है ना, तो नरेश गर्त कहाँ है, ऐसा नहीं आएगा हिंद महासागर में, बहुत लोग लगा देंगे, ये भी है अटलांटिक महासागर में। सैंडविच गर्त तो है ही, है ना। एक और पूछा जाता प्यूर्टो रिको गर्त है, प्यूर्टो रिको गर्त ये भी कहाँ, अटलांटिक महासागर में, ठीक है। और हिंद महासागर में कौन सा गर्त है, सुंडा गर्त। अच्छा जो मेरियाना गर्त है, मेरियाना गर्त, ठीक है, इसी को चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है, और विश्व का सबसे गहरा गर्त भी है, ठीक है। किस महासागर में, प्रशांत महासागर में। क्वेश्चन नंबर है 12, कह रहा कि भू परपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा खनिज या कौन सा तत्व पाया जाता है, ध्यान देना, प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता है, 46.8%, ठीक है। और सिलिकॉन कितना पाया जाता है, ये 27.72%, ठीक है। और एल्युमिनियम कितना पाया जाता है, एल्युमिनियम की अगर हम बात करें तो 8.13%। और आयरन कितना परसेंट पाया जाता है, 5%, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा कि बाण सागर परियोजना स्थित है, तो किस नदी पर स्थित है बाण सागर परियोजना, तो आप बताएंगे सोन नदी पर। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3 राज्यों में फैला है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। तो इसकी लंबाई की बात करें, बाण सागर परियोजना कितना लंबा है, तो 1020 मीटर लंबा है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई की बात करें 67 मीटर ऊंचा है, लंबाई 1020 और ऊंचाई 67 मीटर ऊंचा है, ठीक।
ठीक है। और कितने कहाँ कहाँ फैला, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और ये बना कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में बना है, ठीक है। और मध्य प्रदेश का एक जिला शहडोल है, शहडोल जिले में ये बना है। 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है मध्य प्रदेश में, और किस नदी पर बना है, सोन नदी पर। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा कि गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है। तो पुरानी कछारी मिट्टी को क्या कहते हैं, बांगर। आप जानते हैं 2 प्रकार की मिट्टियाँ होती है ना तराई क्षेत्रों में, एक तो होता खादर, एक तो होता बांगर। जो पुरानी मिट्टी होता है उसको क्या बोलते हैं, बांगर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, निम्नलिखित केंद्र शासित राज्यों में कौन सबसे कम नगरीकृत है। तो सबसे कम नगरीकृत आपको बताना है वो कौन सा है, अंडमान और निकोबार समूह, ये सबसे कम नगरीकृत है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, कह रहा कि किस वर्ष भारत के जनांकी का विभाजन वर्ष कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो किसको बोला जाता है, 1921 को। क्वेश्चन नंबर 17 निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना का उद्देश्य नहीं है। तो इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, कि तालाब एवं अन्य जल संकुलों की स्वच्छता। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। इसका शुरुआत कब हुआ था, इसका शुरुआत हुआ था 2003 में, ठीक है, 2003 में शुरू हुआ। और आपको बता दें कि इसमें पंचायत समिति को पुरस्कार के रूप में कितना लाख दिया जाता है, 5 लाख। और जिला पंचायत को इसमें पुरस्कार के रूप में कितना दिया जाता है, 10 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, जिसको बोलते हैं एमएसपी बोलते हैं ना, तो इसका निर्धारक कौन होता है। तो 18 का बन जाएगा कौन सा, सी, कृषि लागत और मूल्य आयोग इसका निर्धारण करता है, जिसको बोलते हैं CACP, ठीक है। और कृषि लागत आयोग नाम इसका कब गठन किया गया, 1965 में, ठीक है। लेकिन इसका वर्तमान जो नाम दिया गया है कब दिया गया, 1985 में, ठीक है। तो वर्तमान नाम कब दिया गया, 1985 में। इसका पहला नाम कब दिया गया था, CACP 1965 में। क्वेश्चन नंबर 19 करा के निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है। तो कौन सा उपागम है, सक्षमता उपागम, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो इनके बारे में जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इनको 1998 में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसके लिए दिया गया था, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या है। तो वित्त आयोग देखिए, राज्य में भी राज्य का अलग वित्त आयोग होता है, केंद्र का अलग वित्त आयोग होता है, ठीक है। तो वित्त आयोग का काम होता है कि केंद्र और राज्यों के बीच कर का विभाजन करना है, वितरण करना, ठीक है। ऑप्शन ए बन जाएगा। आगे देखिए, अच्छा वित्त आयोग के बारे में थोड़ा और जान लीजिए। तो वित्त आयोग अगर आपसे पूछे किस आर्टिकल में है, तो आप बताएंगे आर्टिकल है 280 आर्टिकल। और कितने वर्ष के लिए बनाया जाता है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5 वर्ष के लिए। और इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 1 अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं, तो 1 + 4 कुल मिला के 5। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, NK सिंह थे, ठीक है, NK सिंह। और 16वें वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष बने, पनगड़िया साहब बने हैं, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा राज्यों में वित्त आयोग का गठन 243K में है, ठीक है, पंचायतों के लिए। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 21, ये भी देखिए कोर्ट का है। तो भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है, और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित किए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ समितियाँ दिया, समितियों का गठन आप सबको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले आप सबको पता होना चाहिए, चलिए ठीक है, LM सिंधवी समिति, इसका गठन कब हुआ था, सिंधवी समिति 1986 में, ठीक है। और PK थुंगन समिति, एक कब गठन हुआ था, PK थुंगन समिति 1988 में। सन याद रहेगा तभी तो आप सब इसको मिला पाएंगे। अशोक मेहता समिति 1977 में,
पी के राव समिति, तो पी के राव समिति कब हुआ? 1985 में। ठीक है, एक नहीं दिया है वो भी जान लीजिए, बलवंत राय मेहता समिति, ये कब गठन हुआ था? 1957 में। ठीक है, तो इसके हिसाब से कौन सबसे पहले आया? सबसे पहले 3, ठीक है, देखिए अशोक मेहता समिति 77 में आया था। फिर उसके बाद कौन सा? 4, फिर 85, फिर 1, फिर 2, तो कौन हो जाए? 3 4 1 2, तो 3 4 1 2 ऑप्शन कहाँ पर है? सी पर है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो केवल अगर भारतीय संविधान में संशोधन करना है, क्या केवल लोकसभा में लाया जा सकता? नहीं। क्या केवल राज्यसभा में? नहीं। या तो लोकसभा में आप ला सकते हैं विधेयक को, या तो राज्यसभा में, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी। और संशोधन से संबंधित इसका प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो भाग है 20, भाग बता रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल है 368, ये आर्टिकल है 368 के तहत संविधान में क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है। ठीक है, अच्छा, केवल लोकसभा में कौन सा बिल लाया जा सकता है? धन विधेयक से संबंधित प्रावधान केवल किस में है? लोकसभा में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा कि भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है? देखिए, जो शून्यकाल की व्यवस्था है ना, वो भारत की देन है, ये किसी भी देश से लिया नहीं गया है। ठीक है, और आप जानते हैं कि प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य जो समय होता है ना, उसको शून्यकाल कहते हैं। अगर समय की बात करें 12 से 1 बजे के बीच होता है। ठीक है, और शून्यकाल कब से प्रभावी है? 1962 से। ध्यान देना, शून्यकाल कब से मतलब लागू किया गया? 1962 से। और भारतीय संविधान प्रक्रिया में इसका उल्लेख भी नहीं है। ध्यान देना, शून्यकाल, ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, शून्यकाल शब्द का। ठीक है, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सा सही है? नागरिकता के बारे में। ठीक है, क्या राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता? नहीं, भारत में एकल नागरिकता है। ठीक है, ना कि दोहरी। राज्य की कोई अपना नागरिकता नहीं है, और भारत की केवल नागरिकता है। ठीक है, वो भी कैसा? एकल नागरिकता। तो नागरिकता के लिए संविधान में कौन सा भाग में प्रावधान है? भाग नंबर 2 से। आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। ठीक है, तो भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है। जैसे ब्रिटेन में एकल नागरिकता, वैसे भारत में है एकल नागरिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सरदार पटेल साहब। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। ठीक है, तो इसमें कुछ आप सबको इम्पोर्टेंट समितियाँ बता दें। ठीक है, जैसे पूछा जाता है आप सबसे एक मिनट, अगर आप सबसे पूछा जाए कि संविधान सभा में नियम समिति कौन बने थे, तो बताएंगे राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति कौन थे? एबी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समझौता समिति, इसके लिए अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? अंबेडकर जी। ठीक है, और सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, जो सलाहकार समिति थे, इसमें 2 उप समितियाँ भी बनी थी सलाहकार में। ठीक है, तो इसमें 2 उप समितियाँ बनी थी। एक उप समिति बनी थी मूल अधिकार उप समिति, और दूसरा बने थे अल्पसंख्यक उप समिति। जो मूल अधिकार उप समिति थी सलाहकार समिति में, इसके अध्यक्ष बने थे जेबी कृपलानी साहब। और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी, इसके बने थे अध्यक्ष HC मुखर्जी साहब। ठीक है, लेकिन सलाहकार जो समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, इसके 2 उप समितियाँ थी। उप समितियाँ के कौन कौन सी थी? मूल अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति।
मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी और अल्पसंख्यक के अध्यक्ष SC मुखर्जी। ठीक है, और कौन कौन सी समिति थी? एक पूछा जाता है शक्ति संघ समिति। शक्ति संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू साहब। ठीक है, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आप सबका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो ऊर्जा का कौन सा विकल्प है? तो हाइड्रोजन। ठीक है, इसको स्वीकारा जाता है। तो आगामी भविष्य के लिए इस पर ज़्यादा सरकार क्या कर रही? फोकस कर रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो कौन सा या किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, आप सबको बताना है। तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। साथ साथ ही विटामिन सी, तो आप कह सकते विटामिन ए और विटामिन सी, इन दोनों का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो क्लोन जंतु पहला कौन बनाया गया था? भेड़िया बनाया गया था। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसे भेड़िए का नाम डाली रखा गया था। क्या? डाली। ठीक है, और किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसा कारनामा किया था? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, कब? 1996 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक बनाए थे पहला क्लोन। किसका? भेड़िया का। भेड़िया नहीं, भेड़ का। क्वेश्चन नंबर 29, दूध का औसत pH मान कितना होता है? तो औसत पूछा है। ठीक है, तो लगभग कितना होता है? 6.6 दूध का pH मान। क्वेश्चन नंबर 30, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करते? देखिए, चुंबकीय सुई या तो उत्तर या तो दक्षिण, इन दोनों की तरफ संकेत करती है। तो दक्षिण इसमें नहीं है, उत्तर है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सबके पेपर में हमेशा लगभग एक क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, इसको आप क्या कीजिए? ऑप्शन के थ्रू बनाइएगा। ठीक है, जैसे हम आप सबको पिछले वीडियो में सब बताए हैं। तो देखिए, दो अंकों की संख्या उनके अंकों के स्थान आपस में बदलने के बाद वह संख्या योग इतना है। मतलब आपस में अगर स्थान बदल देते तब संख्या का योग कितना हो जाता है? 132। तो यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले में देख लीजिए क्या सब में 4 है। तो जितनी भी संख्या दी है सब में 4 4 है। ठीक है, इसका स्थान बदलेंगे आएगा कितना? इसका स्थान बदलेंगे आएगा 73। इसका स्थान बदलेंगे आएगा 37। इसका स्थान बदलेंगे आएगा 26। इसका स्थान बदलेंगे आएगा 48। ठीक है, अब कहा कि मतलब दोनों को आपस में जोड़ लीजिए और जोड़ने के बाद कितना योग आना चाहिए? 132। दोनों को जोड़िए कि 132 आ रहा है। देखिए 7 3 10, इकाई अंक पर 0 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ भी देखिए 7 3 10, इकाई अंक पर 0 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और 6 2 8, इकाई अंक पर 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। और 8 4 12, इकाई अंक पर देखिए 2 और एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी। 84 और 48 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा कि मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता था। उससे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली। उसका वेतन कितना बढ़ा? 1000। लेकिन उसने खाद्य वस्तु पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। नतीजन भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20% हो गया। तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी? ठीक, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप सब रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो सबसे आसान मेथड आप सबको बता देते हैं। मान लेते हैं कि उसका जो प्रारंभिक खर्च था x रुपये था। ठीक है, अब कह रहा कि 25% खर्च का था। इनकम अगर x है तो x का 25% आप सब निकाल लीजिए। और से 25% बराबर क्या होता है? 1/4। ठीक है, डायरेक्ट लिखते हैं। अब कहा कि उसके वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि होगी। वेतन कितना था? x, तो 1000 रुपये बढ़ा दीजिए तो x प्लस कितना हो जाएगा? 1000। इतना बात समझ में आया? और फिर जब वेतन बढ़ा लेकिन उसके खाते में कोई खर्च नहीं बढ़ा,
और उसके खर्च गिर कर 20% हो गया। इसका 20% कितना होता है? 20×500 1/5 होता है। ठीक है, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 का x में गुणा करेंगे 5x हो जाएगा। ठीक है, 4 का x में गुणा करेंगे 4x और +4 का 1000 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4000। इसको इधर ले जाइए तो 5x में से 4x जाएगा 1x, तो इधर बचा कितना? 4000। तो x बराबर कितना रुपये आ जाएगा? 4000। तो यही आप सबसे पूछा गया है, प्रारंभिक आय। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या इतना का वर्गमूल है? तो वर्गमूल आप सबको निकालना, वर्गमूल तो सबको आता ही है। तो 33 का क्या बन जाएगा? ऑप्शन डी 119। ठीक, आप सब निकालिएगा, सी ऑप्शन होगा 119। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा कि 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 साल थी। ध्यान देना, 10 छात्रों की बात कर रहा है, औसत 16। जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु इतना हो गया। ठीक है, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी? ध्यान देना, छोड़े कितने लोग? 2, तो दोनों की कुल आयु पूछा, ना कि औसत आयु। तो सबसे पहले 10 छात्रों की कुल आयु निकाल लीजिए। तो 10 छात्रों की कुल आयु, तो 10 × 6 करेंगे कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, और देखिए टोटल 10 थे, 2 छोड़ दिए तो बचे कितना? 8। तो 8 लोगों की औसत आयु कितना दिया? 16.25। तो 8 छात्रों की कुल आयु निकाल लीजिए, 8 × 16.25। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 130 आएगा। ठीक है, अब देखिए 10 छात्रों का ये था 8, तो 10 में से 8 जाएगा 2, तो शेष 2 छात्रों का निकल रहा है। तो 160 में से 130 जाएगा, कितना बचेगा? 30। ये 2 छात्रों की कुल आयु है कितना? बस 30 साल। अगर औसत पूछता तो 2 से भाग करते तो 15 आ जाता, लेकिन कुल पूछा है तो ये आपका ऑप्शन ही हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 जो है आप सबका, देखिए ट्रिक से इसको लगाइए, छोटा सा लग जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सबको बताए थे, इसका फैक्टर कर दीजिए जो कितना आ जाए? 72, और दोनों के बीच का अंतर 1 आ जाएगा। तो 9 8 72, देखिए इनके बीच का अंतर 1। जब प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आप सबको आंसर लेना है। ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 9। सेम इसी प्रकार इसका भी कीजिए, तो 4 3 12, और जब यहाँ माइनस रहता है तो आप सबको क्या लेना है? यहाँ माइनस चलेगा। ठीक है, तो यहाँ छोटा वाला लेना है। ठीक है, तो छोटा वाला यहाँ से आ जाएगा 3। तो 9 में 3 से भाग करेंगे, 3 3 का 9। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी ऑप्शन, सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, वैसे लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा कि कामायनी के रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी कामायनी के रचनाकार है। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? जैसे कामायनी हो गया, प्रेमराज, झरना, आंसू, लहर, कानन कुसुम, ये सब किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। और सुमित्रानंद पंत साहब की कौन सी रचना है? वीणा है, पल्लव, गुंजन, युगांतर और स्वर्णरेखा। और सूर्यकांत निराला जी की कौन कौन सी रचना फेमस है? अनामिका, गीतिका, परिमल, तुलसीदास। ध्यान देना, तुलसीदास किसकी रचना है? निराला जी की। और वर्मा जी की कौन सी रचना है? निहार, रश्मि, निर्जा, यामा, संध गीत। ठीक है, ये सब रचना कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 37 दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दूध का धुला होने का मतलब क्या होता है? निर्दोष होना, उसके ऊपर कोई दाग नहीं होना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हिंदी वर्तनी के आधार पर सही वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें कहीं कहीं मिस्टेक है, तो आप सबको बताना है कौन सा सही है। तुम इसका दाम देते जाओ। ठीक है, तो यही आपका सही है, 38 का बी ऑप्शन। कह रहा कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है? तो समरूपी भिन्नार्थक इसमें कौन सा है? अवधि और अवधि। अवधि का मतलब क्या होता है? एक समय होता है ना, और अवधि क्या? एक प्रकार की भाषा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? चंद्रमा का पूछा है। ठीक है, आप जानते हैं सूत, शशि, चाँद, ये तो शशि चाँद तो आप सबको पहले पता चल रहा है। विधु किसको बोला जाता है? चंद्रमा को, लेकिन सूत चंद्रमा को नहीं बोला जाता। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी।
दोस्तों अब इसके बाद आप सबका इंग्लिश, ठीक है, तो आप सब वीडियो को रोक करके सब पैसेज को जरूर पढ़िएगा, ठीक है, और उसके बाद आप सब जब आंसर देंगे तो आप सबको समझ में आएगा। तो पैसेज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड द प्री हिस्टोरिक मैन कम्युनिकेट, ठीक है, तो 41 का आप सब क्या आंसर बता रहे हो, तो थ्रो साउंड। 42 क्या है, फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दे इन्वाइटेड जया एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पर कहाँ मिस्टेक है आप सबको बताना है। तो 42 वाले पोर्शन में पहले वाले पार्ट में दे इन्वाइटेड जया एंड आई, ये ऑप्शन होगा, ठीक है। 43 क्या है कि वी वीआर वाचिंग न्यूज़ ऑन BBC लास्ट इवनिंग। तो यहाँ पर मतलब कौन सा आर्टिकल आप सबको फिल करना है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, द वाचिंग द न्यूज़। 44 क्या है कि पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, वुड यू लाइक टू कम विद अस, दे सेड। तो इसका करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपको बनाना है। तो 44 का क्या करेक्ट बन जाएगा, दे आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लाइक टू कम विद देम, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन इंग्लिश का क्या है कि आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड सेलेक्ट वन ऑफ द विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ठीक है। तो देन हर फेस वाज बाउल्ड, तो इसका क्या बन जाएगा कि देन सी बाउल्स हर फेस, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अब इसके बाद आप सबको मिलेगा रीजनिंग का 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था, तो ये बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहते हैं अलग अलग तरीके से इसको निकालते हैं। तो आप सबको जिस हिसाब से आप सबको निकालना तो आप उसको निकाल सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा, रविवार आएगा, ठीक है। जैसे हम आप सबको बता दें, चलिए ठीक है, आप सब जिस हिसाब से आप सबको आ रहा आप वैसे ही अप्लाई कीजिएगा। तो 2020 में सबसे पहले निकाल लीजिए कितना लीप वर्ष है, ठीक है। तो 2020 में आप किससे भाग करेंगे, 4 से, तो 4 5 20, तो कितना आएगा 505 आएगा, ठीक है। तो 2020 में 505 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2525 आ जाएगा, ठीक है। अब मंथ का महीना कौन सा, 1 मार्च, तो 1 मार्च में एक ही विषम दिन, ठीक है। और अगला कौन सा है, मार्च का कोड, तो मार्च का कोड कितना है, 3 होता है। तो टोटल यहाँ कितना आ गया, 4, तो 2525 में 4 जोड़ेंगे कितना आ गया 2529 आ जाएगा। और विषम दिन निकालने के लिए इसमें आप किससे भाग करेंगे, 7 से, तो कितना विषम दिन बचेगा 2, और 2 विषम दिन का कोड क्या होता है, रविवार होता है, ठीक है। तो हम दूसरे हिसाब से लगा रहे हैं, आप सबको दूसरा हिसाब आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि उपयुक्त क्रम का और फर्स्ट पद सेकंड पद से और तीसरा पद चौथे पद के साथ बदलता है और इसी तरह से वहाँ कितने 8 हैं जो अपने बाएं और साथ ही दाहिने नंबर पर विभाजित होते हैं। तो जब आप इसको खोजेंगे, देखिए कोई एक कठिन नहीं है, आप सबको इसमें से खोजना बताना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कोई पद आप सबको नहीं मिलेगा, 47 का बी आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 48 इनक्वलिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 पार्ट दिया, एक पार्ट ए और एक पार्ट ए, और दोनों में आप देखेंगे कॉमन कौन सा वर्ड है, सी है, ठीक है। तो सी वाला सही है। तो इसी को कॉमन करके आप सब अलग से मतलब है आप सब बना लीजिएगा, चेन बना लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा कि कौन सा सही है, तो जो आप बनाएंगे तो पहला सही आपको मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा, गलत मिलेगा। तो पहला आपका सही है, ठीक। कॉमन आप सबको हम बता दिए कौन सा मिल रहा है, सी से आप बनाइएगा अगला पार्ट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कार्रवाई के निर्देश है, ठीक है। कथन क्या है, कह रहा कि
AAC समिति ने सरकार द्वारा अच्छी बुनियादी सुविधाएं और शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी देने के बावजूद गुणवत्ता वाली शिक्षा को लागू करने में विफलता के लिए सरकारी कॉलेज की आलोचना की थी। अब कार्रवाई अब क्या करेंगे, कार्रवाई यहाँ पर दिया गया, ठीक है। कार्रवाई क्या करेंगे कि विफलता पर अपना पक्ष रखने के लिए कॉलेज को एक अवसर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और कॉलेज को शिक्षा के उद्देश्य को लागू करने और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कहा जाना चाहिए। ये भी बात सही है। तो दोनों सशक्त है, तो पहला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है कि यदि किसी कोड भाषा में इतने को इतना लिखा जाता है, ठीक है, और टेक्नोलॉजी को इतना लिखा जाता है, तो कह रहा कि इसको क्या लिखा जाएगा। तो आप सब देखते होंगे कि इसका मतलब एक्सचेंज करके सब वर्ड बनाया गया है, ठीक है। तो आप जो आप TOLE टॉलरेंस का कोड आपसे से पूछा, तो इसी में से खोज लीजिए कौन सा है। जैसे देखिए यहाँ टी है, यहाँ टी का कोड यहाँ पर 4 है, और यहाँ का अगर देखेंगे तो टी का कोड भी कितना 4 है, तो टी का कोड कितना मिलेगा 4। तो 4 से सब शुरू है, तो DL आपका वैसे ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ओ का कोड यहाँ पर देखिए, ओ यहाँ पर तीसरे नंबर पे, ओ यहाँ पर है, ठीक है। तो ओ का कोड क्या है 8 है, तो 4 8 से शुरू होगा। और यहाँ पर भी ओ है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए वो सही था, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टार भी है, इसको भी काउंटिंग करेंगे, तो पहले तो 4 तो आएगा, ये तो गलत है। अब देखिए यहाँ पर ओ है, ओ का कोड देखिए यहाँ पर है, वो तीसरे नंबर पर, और यहाँ पर तो आप गिन से ए स्टार भी काउंटिंग करेंगे, 1 2 3। ओ का कोड कितना है, ओ का कोड है 5, तो तीसरा नंबर 5, तो 5 से शुरू होगा, तो 5 सब जगह है। अब देखिए यहाँ भी 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे कौन सा यल है, तो यल कहाँ पर 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, तो 8 से शुरू होगा, तो ये भी नहीं होगा। 8 के बाद अब देखिए जहाँ सेम है उसको मत मिलाइए, यहाँ तक सेम चल रहा है, तो यहाँ पर आप मिला लीजिए, ठीक है। तो कौन सा पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पोजीशन आप सबको मिलाना है। 1 2 3 4 5 6 7, यन का कोड खोजना है। तो यन देखिए यहाँ पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5, इधर से 5, 1 2 3 4 5, तो 3 आएगा, तो 3 यहाँ पर है। तो 1 मिनट, यन का कोड क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या बन जाएगा, देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे तीसरा पोजीशन, ठीक है। तो यन का कोड कितना निकल कर आएगा 3, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है, युवराज सिंह। निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है 3 दिसंबर, और 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, आप सब बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 निम्न गैसों में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन, जबकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब कौन सी गैस है, ग्रीन हाउस गैस है। इस और जलवाष्प भी शामिल है, ठीक है, ओजोन भी शामिल है, ये भी ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है सब। चिपको आंदोलन संबंधित है पादप संरक्षण मतलब पेड़ बचाओ आंदोलन से संबंधित है, ठीक है। कब शुरू हुआ था 1973 में, उत्तराखंड के चमोली जिले से, ठीक है। और एक इनसे जुड़े हैं, एक थे सुंदरलाल बहुड़ा, ये आंदोलन इन्होंने चलाया था।
आगे क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कोयम्बटूर को, ठीक है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको बोला जाता है, कानपुर को। भारत का मैनचेस्टर कहाँ पर है, गुजरात में है। कह रहा कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा, बी हो जाएगा वेटिकन सिटी, ठीक है। तो ऑप्शन इसका क्या बन जाएगा, बी। तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये यूरोप महाद्वीप द्वीप में है, ठीक है। इसके एरिया की बात करें तो 108.7 एकड़ में फैला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है, कह रहा कि श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के हैं, मतलब कौन से हैं, राष्ट्रपति थे, ये राष्ट्रपति थे रहेगा, ठीक है। तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे, तो आप बताएंगे 14वें नंबर के, ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी किस नंबर के राष्ट्रपति थे, हैं 15वें नंबर के। और दूसरी महिला हैं जो द्रौपदी मुर्मू जी है, सेकंड नंबर की महिला। तो पहले नंबर की महिला कौन थी, प्रतिभा पाटिल जी, जो कि 12वीं राष्ट्रपति थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 58, कह रहा कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकला कहाँ मिली है, तो कहाँ पर मिला, भीमबेटका की गुफाओं में। ये भीमबेटका गुफा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, कह रहा कि अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन UNFAO और गैर सरकारी व गैर लाभकारी संगठन आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा किन 2 भारतीय शहरों को ट्री सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड 2021 के रूप में मान्यता दी। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो 59 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन, मुंबई को दिया और हैदराबाद को, 2 शहर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 60, कह रहा कि अप्रैल 2022 में दीमा हसाओ जिले में कई महापाषाणकालीन पत्थर के जार मिले हैं। दीमा हसाओ जिला किस राज्य में राज्य से संबंधित है, ठीक है। तो 60 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, असम राज्य से। पधारी जनजाति जो कि चर्चा में रही, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह प्रदेश से संबंधित है, तो पधारी जनजाति कहाँ पाई जाती हैं, ये जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, देश के किस राज्य की तटीय सीमा की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने 3 संपर्क योजनाओं का हाल ही में उद्घाटन किए थे, तो कहाँ पर उद्घाटन हुआ था, ये बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 63, कह रहा कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें नंबर के अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस्को। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 64, कह रहा कि 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो जो 5 जून 2023 में जो थीम, अब आप सबको क्या 24 और 25 का याद करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सॉल्यूशन ऑफ द प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 65, कह रहा है कि जून 2023 में विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया गया, तो पूछा जाता है शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 जून को, ठीक है। तो 20 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, कह रहे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में डिजिटल कुंभ म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है, तो डिजिटल कुंभ म्यूजियम, तो अभी आप जानते हैं महाकुंभ का मेला भी लगा था, ठीक है। तो कहाँ पर बनाया जाएगा, प्रयागराज में। कह रहा कि उत्तर प्रदेश की किस देश की कंपनी द्वारा बायोडीजल परियोजना शुरू की जाएगी, तो उत्तर प्रदेश में बायोडीजल एक परियोजना चलाया जा रहा है ना, तो कह रहा कि किस देश की कंपनी इसमें भाग लेगा, तो आप बताएंगे इसमें भाग लेगा बेल्जियम का, ठीक है। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी। तो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर का, तो मान के चलिए 5-6 नंबर का यूपी करंट अफेयर और 5-6 नंबर का
दूसरा करंट अफेयर, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली मैन्युफैक्चर्ड सैंड नीति लाने का निर्णय लिया गया? तो कौन सैंड नीति, तो सैंड नीति कौन लाया था? ये तो उत्तर प्रदेश लाया था। ठीक है, आप सब पढ़े होंगे सैंड नीति। 69 क्या है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उदय की मुख्य कार्यकारी जिसको बोलते हैं सीईओ कौन बने हैं? जो आधार कार्ड के होते हैं ना, तो इसके जो सीईओ बने हैं कौन बने हैं? अमित अग्रवाल। ठीक है, और इसका उदय का गठन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? भारत के किस राज्य के इसाद आम को जीआई टैग मिला? तो इसाद आम कहाँ का है? इसाद आम, तो आप बताएंगे कि इसाद आम कहाँ का है? कर्नाटक राज्य का है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे हिंदी। आप सब पैसेज को, वीडियो को रोक कर जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि पेपर आप सबको देना है। जब अगर आप यहाँ नहीं पढ़ेंगे तो पेपर में कैसे पढ़ेंगे? ठीक है, तो इस प्रकार से आप सब वीडियो को रोक कर पेपर पैसेज को पढ़िएगा। ठीक, उसके बाद आप सब आंसर दीजिएगा, तो आप सबको भी और कॉन्फिडेंस होगा। कह रहा कि अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग में अशुद्ध है तो उस भाग को पहचानिए। मतलब जिसमें अशुद्ध है वही आपको पहचानना है। कह रहा कि केवल मात्र बाहर से, देखिए केवल मात्र दोनों एक साथ यूज नहीं हो सकता, तो पहले में मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा कि अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा? तो पैसेज आप सब पढ़े हैं, तो बताइए क्या होगा? तो इसका हो जाएगा कि अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। ठीक है, 73 क्या है कि यदि व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाए, यदि हम क्या करें कि दोनों ठीक हो जाए, तो इसका आंसर होगा कि बाहर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी अच्छे बने, तब जाके ऐसा ठीक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है? तो आप सब पैसेज पढ़ें, इसका तो आंसर आप बता सकते हैं कि अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। ठीक है, और 75 क्या है कि फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त होगा? तो फूल के लिए विशेषण बताना है। ठीक है, जो अनुपयुक्त होगा तो क्या होगा? आकर्षित। ठीक है, और नेक्स्ट पैसेज है, इसमें आप सबको पता है कि 2 पैसेज आएगा। ठीक है, 5-5 क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रत्येक पैसेज से, तो कुल मिला के हिंदी आपका 5 नंबर का, ग्रामर 10 नंबर का पैसेज, तो 15 नंबर का हिंदी पूछा जाएगा। न्यू लिटिल स्कूल तो यदि आप पे पैसेज पढ़े हैं तो आप बताइए इसके लिए आंसर क्या होगा? न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का मतलब क्या होता है? ये तो आप सब मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, आप सब स्वयं इसको बता सकते हैं। तो खुले का मतलब क्या होता है कि बिना दुराव या छिपाव की बात करना। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना ओपन माइंडसेट, एकदम खुलकर बात करना। क्वेश्चन नंबर है 77 अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? तो अमेरिकी शिक्षक बता रहे हैं कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 शिक्षकों को प्रशिक्षण में ये सिखाया जाता है कि, तो क्या सिखाया जाता है? कि वे स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, नेगेटिव बात उन्हें सिखा नहीं जाता है। प्रशिक्षण में सिखाया जाता है कि वे स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक है, और 79 क्या है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? तो सबसे ज़्यादा जो जिज्ञासा रहती है ना शिक्षकों के निजी जीवन में। ठीक है, आप सब भी ऐसे देखते होंगे, टीचर के बारे में मतलब जानने की जिज्ञासा ज़्यादा रहती है कि क्या है क्या नहीं, क्या करते हैं। ठीक है, खैर अपनी अपनी सोच है। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान देना, नहीं पूछा है। तो पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई ज़रूरी है क्या? नहीं,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी। दोस्तों अब इसके बाद 20 क्वेश्चन क्या बच रहा, मैथ का। मैथ का अलग से सेशन होगा, या आप सब कहीं पढ़ रहे हैं तो आप सब मैथ को ना खुद लगाइए, प्रैक्टिस खुद कीजिए, क्योंकि इसमें डीआई, पाई चार्ट, यही सब ग्राफ्स, स्टेटिक्स से सब क्वेश्चन आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप सबको मजबूत होना चाहिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।